हेलो फ्रेंड, आइए अब एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इससे पहले जो हमने कुषाण राजवंश में बताया था, कुषाण वंश में थोड़ा सा छूटा हुआ जो पार्ट है उसको बता के फिर आगे चलते हैं नया टॉपिक गुप्त वंश में। कुषाण वंश में हमने आपसे चर्चा करी थी पिछले वीडियो में कि कुषाण वंश का जो शासक होता है शक्तिशाली वो कनिष्क होता है। तो कनिष्क के समय की प्रमुख उपलब्धियों में हमने बताया था कि उसने जो है एक संवत चलाया था, शक संवत, और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके सिक्कों से उसके बारे में पता चलता है कि वो बौद्ध धर्म को मानता था। और तथा उसी के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और उसके बाद उसके दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक जैसे विद्वान निवास करते थे। और प्रथम भारत का एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित उसने किया था। मौर्यों के बाद एक अखिल भारतीय साम्राज्य की जो राजनीतिक एकीकरण में बांधने का जो कार्य किया है वो कुषाणों ने किया। और वो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य होता है क्योंकि उसने चीन की भी विजय की थी, इसलिए उसको भारतीय अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य भी कहा जाता है। और उसके बाद कुषाणों के पतन के बाद, ये कहें कुषाणों के पतन के बाद और गुप्तों के उदय के बीच का जो काल होता है, यानी कुषाण प्लस गुप्त, कुषाण और गुप्तों के बीच का गुप्त काल, इसके बीच का जो काल होता है, इनके दोनों के बीच का जो काल होता है उसको विकेंद्रीकरण के रूप में जानते हैं। क्योंकि मौर्यों ने एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना करी थी। मौर्य राजवंश के पतन के बाद फिर राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य किया वो कुषाणों ने किया। लेकिन जब कुषाण सत्ता का पतन हो जाता है तो कुषाण सत्ता के पतन के बाद भारत में एक विकेंद्रीकरण की स्थिति हो जाती है। किसकी हो जाती है? विकेंद्रीकरण की। तो इस विकेंद्रीकरण की स्थिति से पुनः जो है, विकेंद्रीकरण की स्थिति से पुनः जो है जब गुप्तों का उदय होता है तो उसके बाद जो है इन्होंने पुनः भारत को फिर एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांध दिया। तो और कुषाणों को, ये स्मिथ महोदय ने तो कुषाणों को भारत का स्वर्णकाल कहा है, लेकिन वहीं पर गुप्तों को के.एम. मुंशी महोदय ने के.एम. मुंशी महोदय ने इसे स्वर्णकाल कहा है। तो भारत का स्वर्णकाल गुप्तों को कहा है। किसने कहा? तो के.एम. मुंशी महोदय ने कहा। और कुषाणों को भारत का स्वर्णकाल किसने कहा? तो कुषाणों को भारत का स्वर्णकाल वी. स्मिथ महोदय ने कहा। तो गुप्त साम्राज्य, जहाँ गुप्त साम्राज्य की बात आती है तो गुप्त साम्राज्य के जो शासन का टाइम है वो 240 ईस्वी सन से लेकर 550 माना जाता है। 550 ईस्वी सन तक ये पूरा इनके शासन का टाइम है। तो इस वंश का, जो गुप्त वंश का संस्थापक शासक होता है उसका नाम होता है श्रीगुप्त संस्थापक शासक होता है। संस्थापक, अगर बात करें कि गुप्त वंश का संस्थापक शासक किसे माना जाता है, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक शासक होता है वो श्रीगुप्त को माना जाता है। इसी ने 240 ईस्वी में एक वंश की स्थापना करी जिसका नाम होता है गुप्त वंश। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है इसके सिक्कों से मिलती है, जिसमें श्री गुप्ताज से लिखा हुआ है, जिसके आधार पर कहा गया इस वंश का जो संस्थापक शासक होता है वो कौन होता है? श्रीगुप्त होता है। तो संस्थापक शासक होता है। अब आइए इनके इतिहास जानने के साधन के बारे में बात करते हैं। इतिहास जानने के साधन, इतिहास जानने के साधन, इनके इतिहास जानने के साधन की बात करें तो इनके इतिहास जानने के दो साधन हैं। पहला है साहित्यिक साक्ष्य, और दूसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। ये दो तरीके के ऐसे साक्ष्य हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य और दूसरा पुरातात्विक, जिनसे इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पूरा साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत अगर बात की जाए तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। पहला प्रयाग पहला हो जाएगा आपका
प्रयाग प्रशस्ति, पहला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, बात अगर करें इनके इतिहास जानने के साहित्यिक साक्ष्य में, प्रयाग प्रशस्ति, सॉरी ये अभिलेखिक साक्ष्य में आ जाएगा, ये अभिलेखिक साक्ष्य में आ जाएगा, इसको साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत नहीं रह सकते। साहित्यिक साक्ष्य की बात की जाए तो जब पहला साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका इनका पुराण। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आएंगे पुराण, पुराण आएगा साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत। पुराणों में पहला है भागवत पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, ब्राह्मण पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। इनसे जो है गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुख्य अगर जो जानकारी मिलती है वो हमको वायु पुराण और विष्णु पुराण से मिलती है, तो ये जानते रहिएगा। साहित्यिक साक्ष्य में पुराणों से इनके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद दूसरा है देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त की रचना है। विशाख दत्त, विशाख दत्त ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। ये किसकी रचना है? तो देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त की रचना है, और इसमें जो है रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में पता कहाँ मिलता है? तो उसके बारे में पता विशाख दत्त द्वारा रचित देवी चंद्रगुप्तम मिलता है। इसी में जो है और मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना है। शूद्रक, शूद्रक ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था मृक्षकटिकम। मृक्षकटिकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की रचना है मृक्षकटिकम। और मृक्षकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। जानते रहिएगा, मृक्षकटिकम का अर्थ होता है मिट्टी की बैलगाड़ी। और इसी में जो है इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है गुप्तों के बारे में। और उसके बाद अगला है कामंडक का नीतिसार। नीतिसार, कामंडक ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है नीतिसार, और इसमें भी गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और वात्स्यायन के कामसूत्र, वात्स्यायन ने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कामसूत्र। कामसूत्र, इससे भी जो है इनके बारे में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये इनके साहित्यिक साक्ष्य हैं। अगर साहित्यिक साक्ष्य की बात करेगा तो गुप्तों के साहित्यिक साक्ष्य में इनसे जानकारी प्राप्त होती है। और अब आइए बात करते हैं साहित्यिक साक्ष्य के बाद बात करते हैं अभिलेखिक साक्ष्य। ठीक है, ये साहित्य से बात करेगा तो साहित्य में इतने हैं। अब अभिलेखिक साक्ष्य दूसरा, अभिलेखिक यानी पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य में आपका अभिलेख आ जाएंगे, सिक्के आ जाएंगे, स्मारक आ जाएंगे, ये सारे आपके पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पहला है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अभिलेखिक साक्ष्य के अंतर्गत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की बात की जाए तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना हरिसेन ने की है। किसने की है? हरिसेन। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। और ये प्रयाग प्रशस्ति में सम्राट अशोक के समय में इसको इलाहाबाद में लाया गया था, ये जानते रहिएगा। तो पहले कौशाम्बी में था, फिर इलाहाबाद में लाया गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। इसी में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। अगर आपसे पूछे कि समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में हुआ है, जिसकी रचना हरिसेन ने की। और पत्थर पर इसे किसने अंकित कराया? तो तिलभट्टक ने। तिलभट्टक महोदय ने इसे पत्थर पर अंकित कराया है। जब भी ये जानते रहिएगा, थोड़ा सा डीप में जाएगा तब ये क्वेश्चन बना सकता है कि पत्थर पर किसने अंकित कराया था?
तो पत्थर पर अंकित कराया है तिलभट्टक ने, लेकिन इसका रचयिता कौन है? तो हरिसेन। और इसमें पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखी गई, तो गद्य और पद्य मिश्रित शैली, गद्य प्लस पद्य मिश्रित शैली चंपू शैली में, चंपू शैली में लिखा गया है। जानते रहिएगा, जब भी आपसे पूछे किस शैली में लिखा गया, तो ये गद्य पद्य दोनों मिश्रित शैली होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? चंपू शैली कहते हैं। तो ये प्रयाग प्रशस्ति किस शैली में लिखा गया है? तो चंपू शैली में रचित है ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। अब दूसरा जो है अभिलेखिक साक्ष्य के अंतर्गत आइए देखते हैं, दूसरा क्या है? महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ। ये महरौली का लौह स्तंभ किसका है? तो महरौली का लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है, और इसी के बारे में जानकारी प्राप्त कराता है। तो ये जानती रहिए कहाँ है? दिल्ली में है। इसकी सबसे जो बड़ी खासियत है महरौली के लौह स्तंभ की, तो ये इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। ये विद्वानों के लिए एक जो है रिसर्च का विषय है, तो इसीलिए कहा जाता है कि ये महरौली का लौह स्तंभ के बारे में कि इसकी तकनीक आज की तकनीक से बहुत बेहतर थी, क्योंकि इस स्तंभ पर जो पालिश किया गया है वो ऐसी पालिश की गई है कि आज तक जंग नहीं लगा है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो गुप्तों की टेक्नोलॉजी आज की टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी कही जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आप देखिए मंदसौर अभिलेख, अगला है आपका मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख, ये मंदसौर अभिलेख किसका है? तो मंदसौर अभिलेख जो है ये कुमारगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त का मंदसौर अभिलेख है। इसी मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख हुआ है। रेशम बुनकर, रेशम बुनकर का उल्लेख मिलता है मंदसौर अभिलेख में। तंतुवाय श्रेणी अर्थात रेशम बुनकरों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कुमारगुप्त के मंदसौर अभिलेख में रेशम बुनकरों का उल्लेख हुआ है। अगला है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है। ये किसका है? स्कंदगुप्त का। इससे भी गुप्तों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अगला है स्कंदगुप्त का ही इंदौर ताम्रपत्र लेख है। इंदौर ताम्र पत्र लेख, तो इंदौर ताम्रपत्र लेख, इससे भी जो है इंदौर ताम्रपत्र लेख से भी गुप्तों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इंदौर ताम्रपत्र में ही तैलिक श्रेणी का उल्लेख हुआ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि तैलिक श्रेणी का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो तैलिक श्रेणी का उल्लेख जो मिलता है वो इंदौर ताम्रपत्र में मिलता है। और ये इंदौर ताम्रपत्र लेख किसका है? तो इंदौर ताम्रपत्र लेख जो है ये है आपका स्कंदगुप्त का है। ठीक है, तो जानते रहिएगा जब भी इससे पूछा जाएगा ये इंदौर ताम्रपत्र किसका है, तो ये आप बता सकते हो कि इंदौर ताम्रपत्र जो है वो स्कंदगुप्त का है। अभिलेखों के बारे में बाद आइए आप बात करते हैं सिक्कों से। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत सिक्के इतिहास जानने के एक प्रमुख साधन होते हैं सिक्के। सिक्कों के बारे में अगर बात करें तो ये कहा जाता है गुप्तों ने सोने के सिक्के, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के प्लस तांबे के सिक्के, और कुछ विद्वानों ने तो ये बताया कि इसने शीशे के भी सिक्के चलाए थे, शीशे के भी सिक्के चलाए थे। फिलहाल कुछ किताबों में इसके बारे में नहीं मिलता, लेकिन ये जानते रहिएगा कि शीशे के सिक्के का भी अभी हाल ही में उल्लेख हुआ है। तो ये सभी सिक्के इन गुप्त राजवंश के शासकों ने चलाए थे। तो जहाँ तक सिक्कों की बात है तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पे उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने कई प्रकार के सिक्के चलाए, जैसे ये कहें वीणा वादन प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के, धनुर्धारी प्रकार के,
और बहुत सारे प्रकार के जो है उसमें सिक्के चलाए। तो ये सिक्के क्या है कि इतिहास जानने के एक साधन है। अगर सिक्कों की ज़्यादा बहुलता होती है, ज़्यादा मात्रा में अगर सिक्के प्राप्त होते हैं, तो ये उस समय के बारे में ये बताते हैं कि वो जो समय होता है वो समृद्धिशाली समय रहा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सिक्कों का प्रचलन किया गया। और अगर सिक्के, सोने के सिक्के बहुतायत मात्रा में मिलते हैं, तो ये बताया जाएगा कि वो भी काल जो होता है वो समृद्धिशाली समय रहा होगा। अगर कम मात्रा में सिक्के मिलते हैं तो ये इशारा करता है कि वो समय जो है दयनीय स्थिति का काल रहा होगा, इसीलिए सिक्के ज़्यादा मात्रा में नहीं मिलते। और अगर सिक्के ज़मीन के अंदर में गाड़े हुए मिलते हैं, तो ये उस समय के बारे में ये बताता है कि वो जो समय है वो कैसा समय था, तो वो अशांति का दौर था, इसीलिए लोगों ने क्या किया होगा कि सिक्कों को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया होगा। तो ये सिक्के इतिहास जानने के एक माध्यम होते हैं। तो ये जानते रहिएगा, अगर सिक्के इस जगह से कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, मान लीजिए भारत से कहीं विदेशों में इसी प्रकार के सिक्के, समुद्रगुप्त जैसे सिक्के चलाए वैसे ही सिक्के मिलते हैं, तो ये बताया जा सकता है इसका साम्राज्य विस्तार वहाँ तक था। तो साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से भी सिक्कों का विशेष महत्व रखता है, या सिक्कों का विशेष महत्व होता है, ये जानते रहिएगा। तो इतिहास किसी के शासक के बारे में, उसके साम्राज्य के बारे में और उसके आर्थिक व्यवस्था के बारे में, इन सभी के बारे में जानने के लिए जो है सिक्कों से भी हमें विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला है स्मारक। सिक्कों के बाद अगला है स्मारक। बात अगर स्मारक की जाए तो स्मारक के अंतर्गत जितने सारे भवनों का निर्माण कराया गया उन सभी को हम स्मारक कह सकते हैं। और स्मारक के अंतर्गत अगर गुप्तकालीन स्मारकों की बात की जाए तो जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर झांसी में स्थित है। झांसी उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख इसमें मिलता है। इसकी दीवारों पर बहुत सारे चित्र मिलते हैं, शेष सैया पे लेटे हुए भगवान विष्णु को दिखाया गया है। तो ये जानते रहिएगा, ये स्मारक भी इतिहास जानने के एक प्रमुख साधन के रूप में इनका भी उल्लेख प्राप्त होता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और लक्ष्मणपुर का सीरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये ईंटों से बनाया गया है। कानपुर के भीतरगांव का मंदिर वो भी ईंटों से बनाया गया है, ये जानते रहिएगा, ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर है। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है, तो नचना कुठार में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर है ना, और नचना कुठार का पार्वती मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, शीर मंदिर, दशावतार मंदिर, ये सारे जो है इस गुप्तकालीन स्मारक हैं जिनसे जो है इतिहास संबंधी विशेष जानकारी प्राप्त होती है। तो जब भी स्मारक की बात की जाएगी तो ये सब इतिहास जानने के एक साधन है। तो आइए, अब तो हो गया इनके इतिहास जानने का साधन, अब इनका मूल निवास स्थान देखते हैं। निवास स्थान, जहाँ तक गुप्तों के निवास स्थान की बात है, इनके निवास स्थान के बारे में मतैक्यता का अभाव मिलता है। कुछ विद्वानों ने इनको बंगाल का निवासी बताया है, और कुछ विद्वानों ने ये कहा कि ये पूर्वी क्षेत्रों में निवास करते थे, पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार के क्षेत्रों में निवास करते थे। और हो न हो इनके निवास के बारे में अभी भी जो है विद्वानों में मतैक्यता का अभाव मिलता है, लेकिन ज़्यादातर विद्वानों ने ये बताया इनका जो निवास है वो कहाँ था, पूर्वी क्षेत्र यानी बिहार। क्योंकि ये लोग कहाँ शासन करते थे, पाटलिपुत्र में, बिहार, मगध, पाटलिपुत्र, वहाँ पे शासन करते थे, इसलिए ज़्यादातर विद्वानों ने इस बात को माना कि इनका जो निवास स्थान था वो यही था। ठीक है। और इस वंश का जो पहला शासक होता है संस्थापक शासक, राजनीतिक इतिहास में देखते हैं पहला संस्थापक शासक। तो इस वंश का जो पहला संस्थापक शासक होता है वो होता है श्रीगुप्त। कौन होता है, तो श्रीगुप्त। अब बात अगर श्रीगुप्त की जाए तो श्रीगुप्त ने 240 से 281 ईस्वी सन तक इसने शासन किया। और इसके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है, इसके 2 सिक्के मिले हैं,
जिसपे श्री गुप्ता से लिखा हुआ है, उसके आधार पर ये कहा गया कि गुप्त वंश का जो संस्थापक शासक होता है वो श्री गुप्त होता है। ठीक है, उसके बाद श्री गुप्त के बाद अगला जो शासक होता है ये नाम मात्र का शासक होता है, इसके बारे में विशेष हमको जानकारी नहीं प्राप्त होती। अब उसके बाद अगला जो शासक होता है वो होता है घटोत्कच। घटोत्कच ये अगला शासक होता है घटोत्कच। ये होता है 281 से लेके 319, 281 से लेके 319 तक घटोत्कच ने शासन किया। इसने किस क्षेत्र की विजय की, कहाँ तक साम्राज्य की स्थापना करी, इन सभी के बारे में, किन किन क्षेत्रों पे इसका अधिकार रहा, इन सभी के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। ये भी एज ए निर्बल शासक होता है, नाम मात्र का शासक होता है। तो गुप्त वंश के प्रथम जो दोनों शासक हैं वो चाहे श्रीगुप्त हो चाहे घटोत्कच हो, ये दोनों कैसे शासक होते हैं? ये दोनों जो है निर्बल शासक होते हैं। हो न हो ये दोनों क्या कुषाणों के एज ए सामंत रहे होंगे, क्योंकि इसके पहले कुषाण सत्ता थी, तो कुषाणों के ये दोनों हो सकता है कि सामंत शासक रहे हों। और इसके बाद इस वंश का पहला जो एज ए शक्तिशाली शासक होता है जिसका नाम होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेके 335 तक। चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का पहला एज शक्तिशाली शासक होता है। इससे पहले के दोनों शासक कैसे होते हैं? तो निर्बल शासक होते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कहा जाता है ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक की बात की जाएगी, वास्तविक संस्थापक, तो अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाएगी कि गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। किसकी? तो महाराजा धीराज। महाराजा धीराज। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का कौन सा शासक होता है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, अगर ऐसा पूछा जाता है तो ये हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्तों में ऐसा कौन सा शासक है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? और इसने जो है कुमार देवी के साथ विवाह किया था, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ। किसके साथ? तो कुमार देवी के साथ। इसकी पत्नी का नाम था कुमार देवी, जो लिच्छवी गणराज की थी। तो लिच्छवी राजकुमारी इसने कुमार देवी के साथ विवाह किया, जिसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके सिक्कों पे लिखा गया है। बाद में जब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के सिक्कों पे, तो उसमें लिच्छवी दौहित्र लिखा गया है। दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र का मतलब होता है लिच्छवी राजकुमारी का पुत्र। तो लिच्छवी दौहित्र लिखा गया है, तो ये जानते रहिएगा। और इसने एक सिक्का चलाया जिसको कहते हैं राजा रानी प्रकार के सिक्के। इसके सिक्कों के अग्रभाग पर राजा और रानी का चित्र मिलता है। राजा रानी को सिंदूरदानी देते हुए दिखाया गया है, तो इसी को कहते हैं राजा रानी प्रकार का सिक्का। राजा रानी प्रकार का सिक्का। तो राजा रानी प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसी के सिक्कों पे राजा और रानी का अंकन मिलता है, ये जानते रहिएगा। और ये पहला शासक है जिसने गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत की स्थापना किसने करी अगर पूछा जाए? गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई? तो गुप्त संवत की शुरुआत होती 319 में। 319 ईस्वी सन में इसने एक संवत चलाया जिसका नाम होता है गुप्त संवत। जब ये शासक सत्ता पर आसीन होता है तभी इसने एक संवत चलाया जिसका नाम होता है गुप्त संवत। ठीक है, तो ये जानते रहिए जब से आपसे पूछा जाए कि गुप्त संवत, गुप्त राजवंश में किसने गुप्त संवत चलाया था, तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। इसी ने गुप्त संवत चलाया था। कब चलाया था? तो 319 में इसने गुप्त संवत चलाया। और गुप्त संवत को किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, अगर ऐसा पूछता है तो गुप्त संवत को मालव संवत भी कहते हैं। गुप्त संवत को मालव नहीं, विक्रम संवत, वल्लभी संवत, वल्लभी संवत। ठीक है, मालव संवत की बात आएगी तो वो हो जाएगा विक्रम संवत को मालव संवत कहते हैं। ये आपका है गुप्त संवत को वल्लभी संवत के नाम से भी जाना जाता है। दोनों नाम जानते रहिएगा, कभी भी कुछ पूछ ले तो आप बता सकते हैं दोनों। ठीक है, तो चंद्रगुप्त
इस वंश का पहला ऐज शक्तिशाली शासक होता है। और गुप्तों में बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्तों में पहली बार सोने के सिक्के चलाए। अगर कहे कि सोने के सिक्के गुप्तों में सबसे पहले किसने चलाया, तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये पहला ऐसा शासक होता है जिसने, गुप्त राजवंश में पहला ऐसा शासक होता है जिसने सोने के सिक्के चलाए। चांदी के सिक्कों की बात आएगी तो अलग हो जाएगा। चांदी के सिक्कों की बात आएगी, हालांकि कुछ किताबों में ये कहा गया, अभी जो रिसर्च में ये भी देखा गया कि इसके चांदी के भी सिक्के प्राप्त हुए हैं, क्योंकि जैसे इसके सोने के सिक्के की बनावट थे उसी के जैसे बने हुए चांदी के सिक्के भी मिले हैं। तो उस आधार पर कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि गुप्तों में सबसे पहले चांदी के सिक्के को भी चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है, लेकिन अभी तक इसको आयोग नहीं मान रहा है। इसलिए हम अगर बात चांदी के सिक्कों की आएगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय को ही मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। तो अगर गुप्तों में ये कहा जाए कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए, तो गुप्त राजवंश में पहली बार सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो अगला शासक होता है, चंद्रगुप्त प्रथम का लड़का होता है जिसका नाम होता है समुद्रगुप्त। अगला शासक होता है समुद्रगुप्त। इसके शासन का टाइम होता है 335 से लेके 375। 335 से लेके 375 ये इसके शासन का टाइम होता है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त को इस पूरे गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। अगर देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी राजवंश से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो ये जानते रहिएगा जब ऐसा प्रश्न पूछे तो उस राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक के बारे में जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अगर गुप्तों में पूछा जाए कि गुप्त राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो गुप्त राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक होता है समुद्रगुप्त। और इसके सबसे शक्तिशाली होने का एक और प्रमाण मिलता है, इसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता है, तो भारतीय नेपोलियन। अब आपसे कहा जाए कि भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हो कि भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। और किसने कहा है इसे भारतीय नेपोलियन, तो स्मिथ महोदय ने। स्मिथ महोदय ने इसे भारतीय नेपोलियन कहा है। इनका पूरा नाम विंसेंट स्मिथ है, जानते रहिएगा। इन्होंने ग्रंथ लिखा जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा, किसकी रचना है, अगर ऐसा भी पूछता है तो ये जानते रहिएगा विंसेंट स्मिथ की रचना है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसी ने स्मिथ ने ही इन्हें भारतीय नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त की एक उपाधि होती है धरणी बंद की। धरणी बंद, अगर ये कहा जाए कि धरणी बंद किसकी उपाधि थी, तो समुद्रगुप्त की उपाधि थी धरणी बंद, समस्त पृथ्वी को बांधने वाला। समस्त पृथ्वी को बांधने वाला धरणी बंद। ठीक है, कविराज। अगर ये कहा जाए कि कविराज किसकी उपाधि थी, देखिए उपाधियों से क्वेश्चन 100% आता है, तो इस बात को याद रखिएगा कि जब भी उपाधियों से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये जो तीनों उपाधियां हम बता रहे हैं आपको, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, जरूर पूछी जाएंगी, चाहे भारतीय नेपोलियन, चाहे धरणीबंध, चाहे कविराज। तो ये तीनों उपाधि किसकी है, समुद्रगुप्त की है। समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों उपाधियां पूछेगा। और जहाँ तक समुद्रगुप्त की बात है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख और इसके द्वारा चलाए गए सिक्के और इसके अभिलेखों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन समुद्रगुप्त के विजय की बात की जाए, इसके विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो इसके विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसके विजयों का उल्लेख मिलता है। अगर ये पूछा जाए कि विजयों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ठीक है, यहाँ इसके विजयों का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त के विजयों का बराबर पूछा जाता है कहाँ उल्लेख मिलता है,
तो ये आप बता सकते हैं। और इसके दो लेख हैं, एरन लेख और नालंदा ताम्रपत्र लेख, उससे भी जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त के विजय की बात है तो समुद्रगुप्त का ने सबसे पहले जो है इसने आर्यावर्त का प्रथम अभियान किया। आर्यावर्त का प्रथम अभियान, आर्यावर्त का प्रथम अभियान। तो इसके आर्यावर्त के प्रथम अभियान के बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो इसके आर्यावर्त के प्रथम अभियान के बारे में जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्ति में मिलती है। 13वीं और 14वीं पंक्ति में प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त के प्रथम अभियान का उल्लेख मिलता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यही पूछा जाएगा कि आर्यावर्त के प्रथम अभियान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 3 शासकों को इसने पराजित किया। कितने शासकों को? 3 शासक, अच्युत, नागसेन, कोंतकुलज। इसने 3 शासकों को पराजित किया, जिसमें अच्युत, नागसेन और कोंतकुलज, ये 3 शासकों को इनको एक साथ पराजित किया या बारी बारी से पराजित किया, इसके बारे में विशेष सही जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन ये है कि इन 3 शासकों को समुद्रगुप्त ने अपने आर्यावर्त के प्रथम अभियान में पराजित किया। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त का 2 अभियान किया था। पहले आर्यावर्त के बारे में जानकारी हमको प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में मिलती है, जबकि द्वितीय आर्यावर्त के अभियान के बारे में जानकारी की बात है तो प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में मिलती है। किस पंक्ति में? तो 21वीं पंक्ति में प्रयाग प्रशस्ति के आर्यावर्त के द्वितीय अभियान के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें ये कहा गया इसने 9 शासकों को पराजित किया। आर्यावर्त के द्वितीय अभियान में 9 शासकों को, नागसेन, मत्तील जैसे शासक होते हैं जिनको इसने पराजित किया। तो ये जानते रहिएगा, प्रथम और द्वितीय अभियान के बारे में ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इस समुद्रगुप्त में आर्यावर्त के बाद तो आर्यावर्त का जो प्रथम और द्वितीय अभियान होता है, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि जब इसने आर्यावर्त का प्रथम और द्वितीय अभियान किया और उत्तर भारत के राजाओं को जीता, तो उत्तर भारत के राजाओं को जीतने के बाद उनके खिलाफ किस नीति का पालन किया? तो उनके खिलाफ इसने राज्य प्रक्षोभोद्धरण, राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का इसने पालन किया। राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का अर्थ क्या होता है? तो ये जानते रहिएगा, राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का अर्थ क्या होता है? तो राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का अर्थ होता है कि जीते गए राज्य को अपने राज्य में मिला लेना ही राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति कहलाती है। तो इसने उत्तर भारत के क्षेत्रों को जीतने के बाद अपने साम्राज्य में मिला लेता है और इसी नीति को राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का पालन समुद्रगुप्त ने किसके खिलाफ किया है? तो ये आप बता सकते हो कि इसने उत्तर भारत के राजाओं के खिलाफ इसने राज्य प्रक्षोभोद्धरण की नीति का पालन किया है। आइए अब आगे देखते हैं समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय के बारे में चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय, समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय। जहां तक बात आती है समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय, तो समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। किस पंक्ति में मिलता है? तो 19वीं और 20वीं पंक्ति में। 20वीं पंक्ति में, 19वीं 20वीं पंक्ति में प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में दक्षिण विजय का उल्लेख मिलता है।
और इसने दक्षिण के 12 राजाओं को पराजित किया। कितने राजाओं को पराजित किया? तो 12 राजाओं के पराजित किया। और इन 12 राजाओं के नाम भी पूछता है, तो आइए 12 राजाओं के नाम के बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। पहला होता है कोसल का राजा महेंद्र। पहला है कोसल, कोसल का राजा महेंद्र। दूसरा है कोराल का राजा, कोराल का राजा मंटराज। तीसरा है कांची का राजा, कांची का राजा विष्णुगुप्त। चौथा है अवमुक्त का राजा, अवमुक्त का राजा नीलराज, नीलराज। पांचवा वेंगी का राजा हस्तिवर्मा। हस्तिवर्मा। छठा पालक का राजा उग्रसेन। सातवां कुस्थलपुर का राजा धनंजय। कुस्थलपुर का राजा धनंजय ये जो है ये समुद्रगुप्त द्वारा विजित जो है 12 शासकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 12 शासकों की बात कर रहे थे, जिसमें हमने जो है आपको 7 शासकों को बताया। आठवां देख रहे हैं। तो 8वें शासक की बात करें तो देवराष्ट्र का राजा कुबेर। देवराष्ट्र का जो राजा होता है इसका नाम होता है कुबेर। देवराष्ट्र का जो शासक होता है इसका नाम होता है कुबेर। अगला होता है कुट्टूर का स्वामीदत्त। कुट्टूर का स्वामीदत्त। अगला होता है 10वां एरणपल का। एरणपल का शासक जो होता है इसका नाम होता है दमन। एरणपल का जो शासक होता है इसका नाम होता है दमन। और पृष्ठपुर का होता है महेंद्रगिरी। पृष्ठपुर का होता है महेंद्रगिरी। पृष्ठपुर का शासक महेंद्रगिरी। और आखिरी यानी 12वां और अंतिम शासक होता है महाकांतार का राजा व्याघ्रराज। महाकांतार का राजा होता है व्याघ्रराज। ये 12 शासक हैं और ये 12 शासक के पूरे इम्पोर्टेंट शासक हैं। दक्षिण भारत के किसी भी शासक ये यूपीपीएससी से लेते हुए कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। तो ये जानते रहिएगा, जब भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए तो ये आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका अगर शार्ट स्क्रीन लेना हो तो ले सकते हैं, बट ये है अभी जान लीजिए। आपसे जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोसल का राजा कौन था? तो कोसल का राजा महेंद्र था। कांची का राजा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, कांची का राजा कौन था? तो कांची का राजा विष्णुगुप्त था। अवमुक्त का राजा, ये भी कई बार आया हुआ है, तो अवमुक्त का राजा कौन था? तो नीलराज। वेंगी का राजा, ये भी आ चुका है क्वेश्चन एक बार, तो वेंगी का राजा कौन था? तो हस्तिवर्मन। वेंगी का राजा हस्तिवर्मा था। और उसके बाद आपका आएगा एरणपल का राजा कौन था? तो दमन। एरणपल का राजा होता है दमन। और पृष्ठपुर का राजा महेंद्रगिरी। पृष्ठपुर का राजा महेंद्रगिरी। महाकांतार का राजा व्याघ्रराज। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतने तो आपको आने ही आने चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं रहेंगे
तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए आपको इनको तो याद करना ही होगा। और दक्षिण भारत के इन जब 12 शासकों को समुद्रगुप्त ने जीता, तो इन 12 शासकों को जीतने के बाद समुद्रगुप्त ने इनके विरुद्ध किस नीति का पालन किया, तो ये पूछा जाता है। तो ये इनकी नीति कौन थी? राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह। राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन इसने किया। राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब क्या होता है? अगर ये पूछता है तो ये जानते रहिएगा कि राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह का अर्थ होता है कि उस राज्य को जीतने के बाद उपहार आदि लेकर इसको उसी शासक को वापस कर देना ही क्या कहलाता है? राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह। उन पर मोक्ष प्रदान करना ही राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति कहलाती है। इसको राय चौधरी महोदय ने धर्म विजय का उल्लेख किया है। इसको का धर्म विजय माना है। और इसकी तुलना हर्षवर्धन के सिंध विजय से की जाती है। हर्षवर्धन ने सिंध में ऐसे ही विजय सिंध में हर्षवर्धन ने किया था। तो और अयोध्या के शासक रघु के बारे में भी कहा जाता है कि रघु ने भी धर्म विजय का पालन किया था। तो ये जानते रहिएगा। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने किसके खिलाफ जो है राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का पालन किया। तो आप बता सकते हो कि दक्षिण भारत के विजय के दौरान ही इसने राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह का नीति का पालन किया। और किसने इसे धर्म विजय की संज्ञा दी है? तो राय चौधरी महोदय ने इसे धर्म विजय की संज्ञा दी है। तो ये जानते रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ये 12 शासकों के बारे में तो आप अच्छे से जो है इनको याद कर लीजिएगा। इनका शार्ट स्क्रीन ले लीजिए। फिर उसके बाद फिर आगे चढ़ते हैं समुद्रगुप्त में। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय के बाद अब आइए थोड़ा सा देखते हैं आठविक राज्यों की विजय। आठविक राज्यों की विजय की जो बात आती है, आठविक राज्य की विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं पंक्ति में हुआ है। किस पंक्ति में? तो 23वीं पंक्ति। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आठविक राज्य की विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति के किस पंक्ति में हुआ है। तो 23वीं नहीं, सॉरी माफ़ करिएगा, 21वीं पंक्ति में हुआ है। 23वीं मत करिएगा, 21वीं पंक्ति में। तो प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों का विजय का उल्लेख मिलता है। और जहाँ तक प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्यों की बात है, तो ये उल्लेख इसका 23वीं 24वीं पंक्ति में मिलता है। प्रत्यंत या सीमावर्ती क्षेत्रों की विजय का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं पंक्ति में हुआ है। प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं व 24वीं पंक्ति में प्रत्यंत या सीमा, समुद्रगुप्त की सीमा से सटे हुए राज्यों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलता है। ये जानती रहेगा। और रही बात इसके विदेशी राज्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो विदेशी राज्यों का उल्लेख जो है, विदेशी राज्यों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 23वीं पंक्ति में मिलता है। किस पंक्ति में? तो 23वीं पंक्ति में इसका उल्लेख हुआ है। तो विदेशी राज्य का उल्लेख हुआ है, ये जानते रहिएगा। समतक, दवाक, कामरूप, कर्तरीपुर, नेपाल जैसे कुछ राज्यों का उल्लेख भी मिलता है। तो ये इसके बारे में ये आपको बता सकते हैं आप लोग। ये पंक्तियाँ जरूर याद रहे, किस पंक्ति में। अगर पंक्तियाँ नहीं बता पाए तो यहाँ से आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पंक्तियों के बारे में विशेष ध्यान देना है, किस पंक्ति में किसका उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, जिसमें इसने गरुण प्रकार के सिक्के, गरुण, इसके सिक्कों पे गरुण की आकृति मिलती है। परशु प्रकार के सिक्के, परशु प्रकार के सिक्के, बीणा वादन प्रकार के सिक्के, बीणा वादन प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के,
धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, ठीक है। तो ये इसने ये सिक्के चलाए और सिक्कों से ही पता चलता है कि ये किस धर्म का अनुयायी था। देखिए इनका राज चिन्ह क्या है, गुप्तों का राज चिन्ह अगर बात करें तो गुप्तों का राज चिन्ह था गरुड़। गरुड़ किसकी सवारी है, भगवान विष्णु की। तो सीधी सी बात ये पता चलती है ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये वैष्णव धर्मानुयायी थे। किस धर्म के, वैष्णव, वैष्णव धर्मानुयायी थे ये लोग, ये जानते रहिएगा, क्योंकि इनका राज चिन्ह क्या था, गरुड़। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुप्तों का राज चिन्ह क्या था, तो गुप्तों का राज चिन्ह था गरुड़, ठीक है। परशु प्रकार के इसने सिक्के चलाए। वीणा वादन प्रकार के, वीणा वादन के बारे में ये कहा जाता है कि समुद्रगुप्त वीणा बजाने का में सिद्धहस्त था। वीणा में ये नारद के गुरु तुम्बरु को भी लज्जित कर देता था, इस प्रकार से ये वीणा बजाता था। तो ये जानते रहिएगा। व्याघ्रहनन प्रकार, यानी व्याघ्र का शिकार करते हुए सिक्कों पर इसे दिखाया गया है। धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, राजा को सिक्कों पर धनुष और बाण लिए दिखाया गया है, इस प्रकार के सिक्के। तो ये सब प्रकार के सिक्के किसने चलाए, तो समुद्रगुप्त ने चलाए थे इस प्रकार के सिक्के। तो इस प्रकार का ये कहा जा सकता है कि गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक समुद्रगुप्त था, जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी, जिसके बारे में जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति की कई सारी पंक्तियों में जिसका उल्लेख मिलता है, पंक्तियों के नाम हमने हर जगह पे अंकित कर दिया है। इसको आप इसका भी आप शार्ट स्क्रीन ले सकते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है समुद्रगुप्त के बारे में जब भी आपसे बात की जाए तो आप बता सकते हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो उसके सिक्कों से। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो ये जानते रहिएगा। अश्वमेध, गुप्तों में किसने अश्वमेध यज्ञ किया था, इसकी बात अगर करेगा तो हो जाएगा समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। समुद्रगुप्त प्लस कुमारगुप्त, दोनों ने, कुमारगुप्त, ये मात्र दो ही ऐसे शासक हैं गुप्त राजवंश में जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो इनके द्वारा अश्वमेध प्रकार के चलाए गए सिक्कों से मिलता है। ये जानते रहिएगा, सिक्कों से। तो इसने अश्वमेध प्रकार के भी सिक्के चलाए थे। तो जब ये बात करेगा तो पूछा जा सकता है यहाँ से ये क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब समुद्रगुप्त के बाद जो अगला शासक होता है वो होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। हालांकि इसमें विवाद है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में विवाद है। कुछ विद्वानों ने ये बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पहले भी एक शासक हुआ है जिसका नाम है रामगुप्त। रामगुप्त, तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जो हमको प्रमाण मिलता है, तो राम मगु गुप्ता से ऐसे लिखा हुआ एक मुद्रा मिलती है, जिससे ये पता चलता है कि रामगुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पहले शासन किया था। जहाँ तक रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में प्रश्न है, तो इसके बारे में बाणभट्ट का हर्षचरित, बाणभट्ट के हर्षचरित, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम, राजशेखर के काव्य मीमांसा, राजशेखर के काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा, सांगली लेख, सांगली लेख अमोदवर्ष का है, राजपूत नरेश अमोदवर्ष का है ये सांगली लेख। काम्बे और खाम्बात लेख, काम्बे
खंभात, काम्बे और खंभात लेख, दुर्जनपुर का लेख, मजमुउल बहरीन मोहम्मद अली ने लिखा है। उससे भी आज ये जानते रहिए, बहुत है इतना। तो इससे जो है रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में पता चलता है। तो जब भी कभी भी पूछा जा सकता है, इसमें ये बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के पहले रामगुप्त शासक हुआ। क्योंकि समुद्रगुप्त की मरने के बाद ये कहा जाता है कि रामगुप्त जब शासक बनता है तो इसकी पत्नी का नाम होता है ध्रुवस्वामिनी। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है ध्रुवस्वामिनी, तो उसमें ये कथा मिलती है। ये बताया गया कि रामगुप्त एक निर्बल शासक होता है और इसी के समय में शक शासक ने इसके ऊपर आक्रमण किया। तो शक शासक ने रामगुप्त के सामने ये प्रस्ताव रखा कि आप अगर अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर देते हो तो मैं आपके ऊपर आक्रमण नहीं करूँगा। तो रामगुप्त ने ये शक शासक की ये बात मान ली और अपनी पत्नी को देना इसने स्वीकार कर लिया। तो इसने अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शक शासक को समर्पित करने के लिए जब ये तैयार हो जाता है, तो जब इस बात की खबर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को होती है तो ये बड़ा नाराज हुआ और इसने कहा कि एक प्लान बनाया। इसने कहा कि ऐसा करिए कि जिस पालकी में आप ध्रुवस्वामिनी को बैठा के भेजना चाहते हैं उस पालकी में मुझे बैठा दीजिए। तो इसने स्त्री वेश धारण किया और पालकी में सवार हुआ। अन्य पालकियों में सैनिकों को बैठाया गया और जब इसको शक शासक के पास ले जाया गया तो शक शासक चूँकि ध्रुवस्वामिनी को देखने के लिए इतना ज़्यादा लालायित था कि वो अन्य चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाया। और जैसे ही शक शासक ने जो है पालकी के अंदर अपना सर डाल के अंदर वो ध्रुवस्वामिनी को देखना चाहता है और तब तक जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी कटार से उसका वध कर दिया। और बाकी पालकियों में छिपी हुई जो सेना होती है वो शक सेना पर टूट पड़ी और इस प्रकार से शक शासक का अंत करके चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बाद में रामगुप्त नामक शासक का भी अंत कर दिया और उसके बाद राज सिंहासन प्राप्त किया। तो ये कथा कहाँ मिलती है? तो ये विशाखादित्य के देवी चंद्रगुप्तम में इसका उल्लेख मिलता है और मजमुउल तवारीख में भी इस घटना का उल्लेख हुआ है। उसमें बरकमारिस और दो भाइयों की कथा मिलती है। जैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य और रामगुप्त नामक दो भाइयों की कथा का उल्लेख इसमें मिलता है, राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी मिलता है। तो ये सब रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानने के साधन हैं। तो जब कभी पूछे कि रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है तो आप इसको बता सकते हैं कि यहाँ से रामगुप्त के ऐतिहासिकता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद अगला जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, इसके बारे में हम आपके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आज के लिए इतना ही। और आप जितनी सारी चीज़ें हमने आज के बारे में आपको बताई हैं इसका आप अध्ययन करिए। वो चंद्रगुप्त प्रथम से लेते हुए समुद्रगुप्त और रामगुप्त तक जितनी सारी घटनाएं बताई हैं उसका अच्छे से अध्ययन करिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।